जय हिंद दोस्तों। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट को शुरू करने जा रहे हैं। मेरे साथ में एंशिएंट हिस्ट्री के भी सेगमेंट चलते रहेंगे, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है, लोगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है कि सर मॉडर्न हिस्ट्री का जो है कुछ सेगमेंट जल्दी से डालना शुरू कीजिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किया है मॉडर्न हिस्ट्री, साथ में एंशिएंट दोनों। तो यह मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्रम है, जिसमें आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। आप ध्यान से सुनिए, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यह तो जग जाहिर है कि भारत में यूरोपियन कंपनी आई थी, और आई थी ही नहीं, वह यहाँ आकर के भारत में उपनिवेश भी स्थापित की थी। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? जब कोई बाहर से आकर के अपनी शासन व्यवस्था में शामिल हो जाता है और पूरा अपना राजभार संभालना शुरू कर देता है, तो इस तरह की परिवेश को, इस तरह की व्यवस्था को हम उपनिवेशिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था को भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। चलिए अब हम बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आने की। यह भारत में यूरोपियन कंपनी यह आई कैसे, ध्यान दीजिए। जब सिचुएशन थोड़ी सी वर्ष होती, इसकी एक कहानी है थोड़ा सा याद की। 1707 में जब मुगल साम्राज्य 1707, याद रखना है 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब है ना, मुगल वंश का शासन था। औरंगजेब का नाम लिंक तक औरंगजेब याद रखना है। इनकी मृत्यु के बाद है ना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश पतन की ओर बढ़ रही थी। स्थिति ऐसी थी कि उनको एक नियंत्रण करने वाला कोई नहीं था। इस स्थिति को समझते हुए यूरोपियन कंपनी एक वास्तविक जगह की तलाश में थी, जहां पर अपना भाग्य को आजमाया जा सकता, नहीं अपने कार्यभार को विस्तारित किया जा सकता था। इस उद्देश्य से यूरोपियन कंपनी, ऐसा नहीं था कि यूरोप के साथ हमारा एशिया का कोई व्यापार नहीं था, दक्षिण पूर्व एशिया का पहले से व्यापार चलता था, लेकिन इसके पीछे एक कहानी ऐसी बनी जिसके बाद यह संबंध थोड़े से विमुख हो गए थे। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे लीजिए। वह घटना 1453 ईस्वी की है, 1453 याद रख जाना है कि 1453 में क्या हुआ, उस्मानिया सुल्तान यह नाम याद रख लेना। 1453 का उस्मानिया सुल्तान ने एशिया माइनर को जीत लिया। यह ऐसी घटना है जो इस बीच में एक ब्रेक कर दिया था। अब क्या हुआ, इसको एशिया माइनर को जीतने के बाद कस्तुनतुनिया पर दो बातें याद हो गई। 1453 में कस्तुनतुनिया पर अधिकार जो है यह कर लिया किसने, उस्मानिया सुल्तान ने, यानी जिससे कि पूर्व एवं पश्चिम के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के अधीन आ गए। यानी यह हुआ कि 1453 में कस्तुनतुनिया को अधिकार मिला, उस पर अधिकार कर लिया किसने, उस्मानिया सुल्तान ने एशिया माइनर को जीत लिया, जिसके बाद इसने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। और उस पर अधिकार किसका हुआ, तुर्कों का हो गया। याद कर जाना इसमें कि तुर्कों को यह अधिकार मिल गया, व्यापारिक अधिकार उनके हाथ में चला गया, जिसके बाद से ये जो संबंध थे यह व्यापारिक संबंध, उसमें कुछ दरारें सी आ गई थी। वहां पर व्यापार कम सा हो गया था। लेकिन समय के अनुसार स्थिति बदली और लोग वहाँ के लोग जो बहुत सारे क्षेत्रों में सक्षम हुए, जिसके बाद अन्य व्यापारिक रास्ते ढूंढने की तलाश की जाने लगी। बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी थी। वह क्या था कि प्रारंभिक समय में यूरोपियनों की जो मंशा थी, जो यूरोपीय थे, उनकी जो भीतर से इंटेंशन जो थी वह क्या थी, व्यापार में जितने भी लोग थे, अरब के लोग थे या वेनिस वासी थे, इन लोगों को ध्यान देखिए एक अधिकार को तोड़ना। अब देखिए, जो लोग पहले से व्यापार में होते वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे लाभ में किसी और का हिस्सा नहीं हो, लाभांश मेरा खुद व खुद हो। तो अरब और वेनिस वासियों का यह मानना था कि हमारे व्यापार के क्षेत्र में कोई दखलंदाजी न करे। इस एक अधिकार को तोड़ना, तुर्कों की शत्रुता मोल रखी थी, जो व्यापार में वहाँ पर बाधक बने, तो जो निश्चित रूप से आपके आमदनी के साधन में बाधक बनेंगे, उससे शत्रुता तो मोल ही पड़ेगी। और साथ में पूर्व के साथ सीधे व्यापार का संबंध स्थापित करना था। पूर्व का क्षेत्र जो है वहां पर सीधा व्यापार हो, उसमें कोई बाधक नहीं हो, ऐसा उसकी मंशा थी। तो आपको याद रख लेना पड़ेगा कि कोई कहीं जगह जाता है व्यापार करने, तो उसकी मंशा क्या होती है कि हम अपने व्यापार का विस्तार एक पूर्व नियोजित तरीके से करें और अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर पाए। तो अब नए समुद्री मार्ग का खोज जो है वह सुनिश्चित हो गया था। वहां पर नए समुद्री मार्ग की खोज का पहला कदम, अब इसके बीच में ध्यान देना कि दिशा सूचक यंत्र बहुत सारे चीज जो समुद्री रास्ता को अख्तियार करने में
सहायक सिद्ध होती हैं, उन सभी चीज़ों का खोज कर लिया गया था तब तक। अब क्या हुआ, नए समुद्री मार्ग की खोज का जो बेड़ा जो है, जिम्मा, वह दो लोगों के पास मिला। यह पुर्तगाल और स्पेन के लोगों को मिला था। पुर्तगाली और स्पेन के लोगों को यह जिम्मा दिया है कि आप रास्ता ढूंढिए, क्योंकि वही लोग सक्षम थे। इस क्षेत्र में जो लोग सक्षम होंगे उन्हीं को ये जिम्मा दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें इस तरह के डिटेल डिस्क्रिप्शंस में हमें क्या समझना है। तो 1453 का जो घटना था वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखता है। कस्तूनतुनिया का जो पतन हुआ वह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिसके कारण व्यापारिक जो है गतिविधि रुक गई थी पहले, लेकिन अब बाद में फिर से शुरुआत करने के व्यू से वह नए व्यापारिक क्षेत्र का खोज किया गया। वह कैसे हुआ सुझाव लीजिए। इसकी कहानी एक और छोटी सी भी है। स्पेन के नाविक, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, स्पेन का नाविक कोलंबस जिन्होंने 1492 ईस्वी में 1492 में एक्चुअली यह व्यापारिक मार्ग के माध्यम से यह व्यापारिक केंद्र ढूंढने के लिए चले थे। समुद्री रास्ते से व्यापारिक केंद्र ढूंढने को चले, लेकिन ढूंढते ढूंढते वह चले तो भारत की खोज करने थे, लेकिन अमेरिका की खोज। भारत कोई छुपा हुआ चीज नहीं था, लेकिन इनको एक जगह ढूंढनी थी जहाँ पर व्यापार की अच्छी गुंजाइश हो, तो जो साधन संपन्न जगह हो। तो उन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली। एक्चुअली रास्ता इनका दूसरा हो गया, भटक गए, तो वह अमेरिका की खोज कर डाली। इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने कब अमेरिका की खोज की? 1492 में खोज की। कोलंबस कहाँ का नाविक था? स्पेन का नाविक था। ताकि स्पेन याद रख लेना है, कोलंबस याद रख लेना है, 1492 याद रख लेना है और अमेरिका की खोज याद रख लेना है। इस तरह से इस लाइन से 4 क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। पुर्तगाल, ये भी पुर्तगाल याद रखना है। पुर्तगाल का नाविक वास्को डिगामा था। अभी मैंने बोला कि ये नाविक जो समुद्री रास्ता ढूंढने का काम स्पेन और पुर्तगाल वासियों को मिला था। तो इसमें 2 काम हुआ। पुर्तगाल का नाविक वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। आप याद कर जाओ, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। 21 मई 1498, याद रखिएगा, 21 मई 28 मई 1498 ये जो वक्त है याद रख लें, क्योंकि पेपर में सीधा कभी कभी डेट भी पूछ देता है कि भारत की खोज किस डेट को की गई थी, 21 मई 1498 को। तो इसमें 2 क्वेश्चन फिर यहाँ भी ध्यान रखना है कि भारत की खोज कब हुई थी? 21 मई 1498 को। किसके द्वारा की गई थी? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा कहाँ का नाविक था? पुर्तगाल का। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन है जो मैं रेड वाला लिखा हूँ लाइन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कस्तूनतुनिया का पतन कब हुआ? 1453 में। कस्तूनतुनिया का विलय जो है वह 1453 में हुआ, यह याद रख लेना है। से 3 क्वेश्चन जो निश्चित श्योर शॉर्ट कर लीजिए, यह और यह। कस्तूनतुनिया का पतन 1453 में, भारत की खोज 1498 में और अमेरिका की खोज 1492 में। भारत की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी, वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी, जो कि 21 मई 1498 को। वो पुर्तगाल के नाविक थे, जबकि अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी 1492 ईस्वी में, जो कि स्पेन के नाविक थे। अब समझना क्या है, वास्को डिगामा हमारे भारत में जब आता है तो जिस रास्ते को उन्होंने यूज किया उसका नाम क्या दिया? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। अब आप समझ सकते हो यह केप ऑफ गुड होप क्या था? यह एक समुद्री रास्ता था जिसके माध्यम से यह पुर्तगाली नाविक वह हमारे भारत में पहुंचे। तो निश्चित रूप से अब भारत में पहुंचे, समझने की बात है कि जब समुद्री रास्ते से आएंगे तो समुद्री रास्ता क्या, यहाँ पर जो जगह है वह कालीकट, याद रखिएगा, यहाँ पर कालीकट याद रख लेना है कि वह समुद्री रास्ते से किसी कोस्टल रीजन में ही जाएंगे। तो कालीकट जो केरला में पड़ता है वहाँ पहुंचा, वही लिखा है वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पर। कालीकट यह जगह याद, बहुत बार एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि वो कहाँ पहुंचा था? कालीकट के बंदरगाह पर, जहां पर उन्हें गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद, याद रख लेना इसका नाम, अब्दुल मजीद मिला था की सहायता से। अब आप कहीं जाते हैं तो आपको रास्ता तो पता होता नहीं, वहाँ का कोई लोकल अगर मिल जाए तो आपको आसानी से रास्ता मिल जाता है। तो वहाँ पर अब्दुल मजीद नाम का एक गुजराती व्यापारी उससे मिलता है और उसे भारत के और भी जगहों पर भ्रमण करवाने की सहायता करता है। अब देखिए वहाँ का एक जमोरी ने एक पद है, डिजिग्नेशन है, नाम है वहाँ का तत्कालीन जो शासक थे, स्थानीय शासक, कहाँ का? कालीकट का स्थानीय शासक जमोरिन, जो उसे भव्य स्वागत करता है। ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ एक संस्कार है कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाए, जितनी क्षमता है उनके अनुरूप।
तो इस तरह से जामोरिन भी अपने यहाँ उनका भव्य स्वागत करता है इस पुर्तगाली नाविक का, वास्को डी गामा का, और यह नहीं समझ पाता कि यहाँ आने वाले समय में हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। परिणाम था। अब इसके साथ ही हम कुछ बात और बताना चाहेंगे कि यह घटना, आप समझना है यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वास्को डी गामा पहली बार भारत में कहाँ पहुंचा था? कालीकट के बंदरगाह में। कालीकट कहाँ है? केरला में। साउथ इंडियन कोस्ट जो है, जो दक्षिण भारत का जो कोस्ट है, यहाँ पर इन जगहों पे याद रखिएगा कालीकट है, जहाँ पर जिसकी मुलाकात एक जामोरिन से होती है। जामोरिन क्या है? जामोरिन वहाँ का स्थानीय शासक है, वो उनका भव्य स्वागत करता है। लेकिन और भी बाकी दिशा निर्देश उनको एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद, कभी कभी इसका भी नाम पेपर में पूछा जाता है। जामोरिन वहाँ का स्थानीय शासक था, जामोरिन याद रखिएगा। अब हिंदू शासक है, उसका पद दिया गया था जामोरिन। अब समझना क्या है यहाँ पर, केप ऑफ गुड होप समझ में आ गया। वह रास्ता जिसके द्वारा पुर्तगाली ने हमारे भारत को ढूंढा था, वह रास्ता केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। मैंने एक छोटा सा एक एब्रीविएशन टाइप लिखा है PDEF, जिसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा कि हमारे यहाँ पर भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ है, तो किस क्रम में आया है एक्चुअली, वह याद रख लेना है। PDF, P फॉर पुर्तगाल, D फॉर, हम लोग बहुत बार PDF यूज करते हैं नहीं, तो उसमें PDF होता है, इसमें PDEF। P स्टैंड्स फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश एंड F फॉर फ्रेंच। अब आप समझ लीजिए इसको, PDEF तो सबको याद रहेगा। ये हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स आए हैं, इस तरह से जो यूरोपियन और भी आए हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा केंद्र था, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए हम याद कैसे रख पाएंगे, इसको याद को परमानेंट करने के लिए हमने क्या किया, इनका एक क्रम बना दिया PDEF, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। अब यह याद रख लेना है कि यह किस किस वर्षों में आए थे। कभी कभी क्वेश्चन तो यह आता है डायरेक्ट कि इनका क्रम क्या है, कभी कभी आता है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मैच कीजिए, किस किस वर्ष में आए थे। पुर्तगाली जो थे वो 1498 में भारत आए थे, 1490, अभी जस्ट हमने चर्चा किया। डच 1595 में आए थे, और उनके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे, और फ्रांस जो है वह 1664 में, फ्रांसीसी जो आए थे वह 1664 में। अब आप समझो कि एक ही जगह पर इतने सारे लोग व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, और ये किस तरह से इस पर ब्रिटिशर्स ने अपने को सही जगह बनाया, ये बहुत काबिल तारीफ थी। इस तरह से इस घटना को आप समझिए कि हमारे यहाँ किस तरह से यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है, और एक लंबी श्रृंखला बनी है, इसकी चर्चा हम करते हैं। रखें कि वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से, एक्चुअली वहाँ वास्को डी गामा जब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था, तो उस समय उसके मन में हो रहा था कि हम किस तरह से इसकी शुरुआत करें। तो एक संस्कार के नाम पर या कटसी के नाम पर कहें, यहाँ पर उन्होंने वहाँ के तत्कालीन जो राजा थे, हिंदू शासक जो जामोरिन थे, उनसे उन्होंने क्या परमिशन लेने की बात की। यार कि वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया। वहाँ के राजा से उन्होंने परमिशन ले लिया कि अब हम यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, यानी हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ऐसा परमिशन उन्होंने राजा ने दे भी दी। संजोग ऐसा देखिए, परमिशन दे भी दी। अब इसका विरोध होने लगा, क्यों? अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। प्रश्न में आता है कि भाई इनका विरोध किसने किया, पुर्तगालियों के व्यापार करने से मना किसने करना शुरू किया, किसका विरोध होना शुरू हुआ? तो सीधा सीधा आंसर है, अरब व्यापारियों ने। वहाँ पर जिसका पहले से दुकानदारी होगी तो वो कैसे आने देगा दूसरे को, राइट है ना? तो सिंपल है, तो अरब व्यापारियों ने उसका घोर विरोध किया। क्यों? क्योंकि आर्थिक लाभ वहाँ पर उसका नुकसान में जा रहा था। अर्थ के हिसाब से वो नुकसान में जा रहे थे। तो याद रखना है कि अब वास्को डी गामा को क्या फायदा हुआ, उन्होंने कैलकुलेशन तो किया। कोई भी आदमी अपना कैलकुलेशन करता है। जब वास्को डी गामा यहाँ से वापस गया तो उन्होंने नोटिस किया कि हमें यहाँ से यात्रा खर्च से लेकर के वहाँ जितने भी कुछ किए, उन सब खर्च को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें क्या हुआ, 60 गुना, पूरी यात्रा कीमत का 60 गुना, मतलब हमें जो टोटल खर्च हुए थे उसका 60 गुना हमने प्रॉफिट कमाया। अब देखिए यह लाभ जो है उनको मजबूर किया कि वो भारत में फिर से आए। तो परिणाम तो स्वरूप आए यही नहीं, और भी पुर्तगाली व्यापारियों के सारे जो एक जहर की तरफ फैलने लगा कि वहाँ पर इतने सारे प्रॉफिट हो रहे हैं। तो इस तरह से 60 गुना लाभ जो दिखा उसको, या उसके लिए आकर्षण का एक केंद्र बन गया कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम 60 गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आप समझ लीजिए यूरोपियों के पुर्तगालियों के मन में ये बिल्कुल दौड़ने लगा कि हम जितना जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे और इसको हम इस तरह के लाभ को हम प्राप्त कर पाए। अब कुछ कहानी है यहाँ पर देखिए, इसके बाद मैं इसकी बात बताऊंगा
पोप अलेक्जेंडर 6, याद रखना है पोप अलेक्जेंडर 6, इन्होंने 1453 में ही हमें जब हम कस्तूनतिनिया का पतन हुआ था उसी समय सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग के समुद्र के रास्ते व्यापार होगा ऐसा अनुमति दे दिया था। कभी कभी यह प्रश्न आता है कि सबसे पहले समुद्री व्यापारिक मार्ग की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी, तो याद करें पोप अलेक्जेंडर 6 के द्वारा। कब दी गई थी? 1453 में। दूसरी बात, इस्तादो द ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो है पहले क्या था? इस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, इस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अब भाई कोई भी व्यापार करेंगे कोई न कोई एक बैनर तो चाहिए, तो उसका नाम है इस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अब है 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में, याद रख लेना है, अब व्यापार होगी, पहले कोई रास्ता तो थे नहीं, तो एक ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी था। उस समय क्या हुआ? पेड्रो, याद रखें, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी वेरा जहाज, समुद्री जहाज जो है वह भारत आया था। अब आप समझ लीजिए, खाली तो आया नहीं होगा, सामान लेकर के आओ यहाँ पर व्यापार करने, तो याद रख लेना है कि इस तरह से पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी वेरा। क्वेश्चन आता है किसके नेतृत्व में जहाजी वेरा आया था भारत में, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, याद है, थोड़ा सा नाम अजीब सा है, इसे एक बार 2 बार जरूर आप रिपीट करेंगे, याद रहेगा। अब फिर से आते हैं इसमें, वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दूसरी बार वह भारत आया था। अब क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में कब आया? 1502 में। अच्छा, क्यों आया? तो सिंपल सी बात, आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आया था, क्योंकि उसको यह लाभ दिख रहा था कितना, 60 गुना। 60 गुना एक मायने रखता है, लोग 1% 2% पे काम करते हैं, 60 टाइम्स बहुत ज्यादा हुआ, उतना प्रॉफिट उसको दिखा, इसलिए वो सेकेंड टाइम उसको मजबूरन आना ही पड़ा 1502 में। 1503 में काली मिर्च एवं मसालों के व्यापार पर एकाधिकार। अब आप समझ रहे हैं कि व्यापार पर एकाधिकार होना मतलब पूर्ण लाभ का हिस्सा उन्हीं को मिलना। प्राप्त करने के उद्देश्य से कोचीन में, याद रखना, कोचीन के पास उन्होंने अपनी कोठी बनाई। अब उसको लाभ कोई और न ले जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोचीन में पहले अपनी कोठी बनाई। इससे पहले जो वास्को डी गामा, ध्यान दीजिए, 1502 में भारत आए थे। अब याद रखें 1503 में उन्होंने काली मिर्च और मसालों के व्यापार याद करने के लिए एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से कोचीन में उन्होंने अपनी कोठी बनाई। आपने ध्यान रखा होगा, उन्होंने जमोरियन ने जब उन्होंने पाली फैक्ट्री स्थापित की थी कालीकट में, उसको बंद करवा दिया था, जो उनको लगने लगा था कि शायद हमारे लाभ में कहीं न कहीं हैम्परिंग हो रही है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट ऑफ से हम देखा जाए तो इस पैराग्राफ को हम देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगा आपको कि कंपनी के स्थापना क्रम, हमने उधर पीछे बताया था कंपनी के आगमन का क्रम, अब यह स्थापना का क्रम। यह स्थापना मतलब क्या हुआ, कंपनी में आकर के पुर्तगाली अपनी कंपनी सेटअप करती है, सारा ताल माल झाँपती है। कब? 1498 में पुर्तगाली, दूसरा 1600 में, और तीसरा डच जो 1602 में, एंड फ्रांसिस 1664 में। ये तो कंपनी अपना सेटअप करती है, लेकिन उन्होंने पहली कोठी कहाँ स्थापित की? पुर्तगाली तो आए, क्योंकि कोठी स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, यहाँ लिखा मैंने कि एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने कोठी स्थापित की। याद रख लेना है कि पुर्तगालियों ने पहली कोठी कोचीन में स्थापित की, और कब की? 1503 में की। दूसरा बात, अंग्रेज सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित की, और उन्होंने अपनी फैक्ट्री, ध्यान देना कि 1608 में स्थापित की। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि ये आगे का, इसमें कोई रिलेशन अगर हम याद कर जाएं तो मुझे याद करने में सुविधा होगी। इसके बीच में टाइम गैप को देख लो आप, 5 years, 1498 + 5 दैट इज 1503, एंड 1600 प्लस में 8 5 साल, 8 साल, 3 साल, इस तरह से आप एक जादू के रूप में याद कर जाएंगे तो आपको याद रहेगा। डचों ने पहली अपनी कोठी स्थापित मसूलीपट्टनम में की, और फिर फ्रांसीसी ने, जो कि सूरत में 1668 में, 1664 में उन्होंने कंपनी बनाई और कोठी 1668 में स्थापित की। अब आप समझ सकते हैं कि 4 years का अंतर है, 4 years का डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। इनको सीधा सीधा आप याद रख लेना, ताकि इससे क्वेश्चन आते हैं, इनको याद रखना, पहले इसको सेपरेट याद रखना कि उन्होंने कंपनी कब स्थापित की। फ्रांसीसी 1664 में, डच 1602 में, अंग्रेज 1600 में, एंड जो पुर्तगाली है 1498 में। लेकिन इसके ठीक आगे देखें तो गैप के हिसाब से आप उसको याद कर रखेंगे। कोठी का स्थापना, कोठी स्थापित की कब किया इन्होंने, इस हिसाब से इसका डेट याद रखेंगे। अब चलते पुर्तगाली वायसराय, पहला वायसराय, फर्स्ट कर दे आप इसको, फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, नाम कुछ अजीब सा है, याद रखिएगा। 1505 में आया, 1509 तक रहा था। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। जो समुद्री रास्ता था उस पर एकाधिकार उसका था।
यानी शांत जल की नीति का उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया, याद रख जाइए। और इसके साथ ही इनका यह वायसराय का जो एक कार्यकाल था बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ, चूंकि शुरुआत वाले का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाद वाले तो आते हैं, जब प्लेटफॉर्म बन जाता है तो उसके बाद लोग आए और फिर चले गए। लेकिन कुल मिलाकर के जिस पुर्तगाली वायसराय, तो क्वेश्चन जो बनता है कि फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय कौन थे, तो याद रख लेना फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, राइट है ना, या 1505 से 1509 तक शासन में रहा और इसको वायसराय के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट की वह नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, उसको हिंदी में शांत जल की नीति के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद नाम आता है अल्बुकर्क का, अल्बुकर्क, ठीक है। तो हमने देखा कि पुर्तगालियों का जो क्रम था, आई मीन वायसराय जो थे, प्रथम वायसराय, उसमें अल्मीरा का नाम सबसे पहले, हम उसका नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन नाम याद है कि अल्मीरा, जैसे पहले वायसराय अल्मीरा थे। अब उसके बाद दूसरा नाम आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, याद रखिएगा। अल्बुकर्क आप जस्ट याद रखें, आप ज्यादा अच्छा रहेगा। अल्मीरा, अल्बुकर्क, इस तरह से नीनो डी कुन्ना, इस तरह से आप नाम जो है एब्रीविएटेड फॉर्म में याद रखिएगा। इसके लिए क्या है, 1509 से लेकर 1515 इनका जो वायसराय का जो टाइम पीरियड था वो 1509 से लेकर के 1515 तक, याद कर जाना, 1509 से लेकर 1515 तक था। अब इसमें इसको पुर्तगालियों का, आई मीन पुर्तगाली साम्राज्य का एक वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। आई मीन अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का, आई मीन पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, याद कर जाना, वास्तविक संस्थापक के नाम से हम इसको जानते हैं। अब समझना क्या है, इन्होंने एक तरफ उन्होंने अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, इन्होंने इसको क्या किया, शांत जल की नीति, आई मीन ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म कर दिया। यह बात आपको याद कर जाना है, क्वेश्चन आता है इसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी को इन्होंने किस वायसराय ने खत्म किया था, तो अल्बुकर्क ने खत्म किया था। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। 1510 सबसे महत्वपूर्ण काम देखिए, 1510 में बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक कर्नाटक में बीजापुर, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया गया। याद कर जाइए, वो 1510 में पूछा जाता है कि गोवा कब पुर्तगालियों के अधीन आ गया, आई मीन पुर्तगालियों के पास मिल गया, तो 1510 में कहां से लाया, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया गया। आप छीनने का टर्म आप समझ सकते हो, आई मीन वो उस पर कब्जा कर लिया होगा, जबरदस्ती छीन के लाया होगा, आई मीन उसके साम्राज्य को अपने में मिला लिया होगा। गोवा को पुर्तगालियों ने अपने में कब मिलाया, 1510 में, यानी गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार 1510 ईस्वी में हुआ। यह डेट टाइमलाइन याद रखना है। अच्छा, विजयनगर शासक, विजयनगर साम्राज्य जो था उसके शासक कृष्णदेव राय, जो कि इतिहास में बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को दुर्ग बनाने, दुर्ग आई मीन किला बनाने के लिए अनुमति दे दी थी, आई मीन इजाजत दे दी थी। यह बात याद रख लेना है कि यह भी आता है क्वेश्चन कि कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को क्या बनवाने की इजाजत दी थी, या नहीं तो पुर्तगालियों को दुर्ग बनवाने की इजाजत किस शासक ने दी थी, तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने दी थी। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 3-4 क्वेश्चन हम यहाँ पर बना पाएंगे हम कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे समझा जाता है, किस वायसराय को समझा जाता है, तो अल्बुकर्क को, राइट है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी खत्म किसके द्वारा की गई, तो खत्म की गई अल्बुकर्क के द्वारा, और लागू किसके दिए, अल्मीरा के द्वारा, राइट है ना। तो बीजापुर के शासक कौन थे, यूसुफ आदिल शाह, और जिन्होंने गोवा को, आई मीन जिनसे गोवा छीन लिया गया था। कब छीन लिया गया था, 1510 में। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने वहां पर दुर्ग बनाने की अनुमति पुर्तगालियों को दी थी। यह बात धीरे धीरे कुछ तो कमियां हुई हैं, जिसका परिणाम हम लोगों ने झेला है। पुर्तगालियों को भारत की स्त्रियों से विवाह करने, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम एक और भी किया है कि उन्होंने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भारतीय स्त्रियों से, आई मीन भारत की स्त्रियों से शादी, आई मीन विवाह करने की परंपरा को लागू किया, विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित करने का मतलब क्या हुआ, पुर्तगाली जो अब भारतीय महिलाओं से शादी करने लगे, और क्या हुआ, इस पर भारतीयों का उस पर विश्वास संबंध हो गए, तो फिर उस पर विश्वास करने लगे लोग। इस तरह से एक नई नीति अपना करके उन्होंने भारतीयों में, आई मीन अपना जगह बनाया। पुर्तगालियों ने भारतीय स्त्री से शादी करने, आई मीन कुल मिलाकर के भारतीय स्त्री से शादी करना, आई मीन बीजापुर के क्या नाम है इसका, कृष्णदेव राय है ना, कृष्णदेव राय के से अनुमति, दुर्ग बनाने की अनुमति प्राप्त कर लेना, ब्लू वाटर पॉलिसी खत्म करना, इस तरह के जो काम थे वह अल्बुकर्क के द्वारा विशेष रूप से अपनाए गए, किए गए, जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बहुत महत्वपूर्ण है।
तो कुल मिलाकर के इतने सारे काम जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर पे वायसराय जो है वह कौन है, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा यह 1529 से 1538, अब जहां इसका टाइम 1509 से 1515 था, ठीक उसी तरह नीनो डी कुन्हा तीसरे नंबर पे आते हैं। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया। कोचीन, पहले जो है कोचीन को उन्होंने राजधानी बनाया था, बाद में गोवा को उन्होंने राजधानी बनाया था। याद कर जाइए कि क्वेश्चन क्या आता है कि गोवा की राजधानी पुर्तगालियों की राजधानी गोवा कब बनी, 1530 में। पहले राजधानी कौन थी, कोचीन थी। याद कर जाना 1530, यह टाइम लाइन जो पूछता है बिल्कुल कि यह गोवा की पुर्तगालियों की राजधानी गोवा कब बनी, पुर्तगालियों की राजधानी गोवा कब बनी, 1930 में। और पहली राजधानी कौन थी, कोचीन थी। कार्टेज पद्धति सबसे महत्वपूर्ण लगी, कार्टेज पद्धति लागू की गई। यह कार्टेज पद्धति क्या था, जिस तरह से एक लाइसेंस होता है, एग्रीमेंट सहमति पत्र होती है, आपको परमिट दिया जाता है, वही है कार्टेज पद्धति, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। कार्टेज पद्धति क्या थी, एक लाइसेंस थी। अकबर ने समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए, ध्यान दीजिए, अकबर जो अकबर शासक जो था, अकबर महान, उन्होंने समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज स्वीकार कर ली थी। आप समझ सकते हैं कि यह परमिशन लेकर के कोई काम करते हैं तो वह अवैध नहीं समझा जाता है। ठीक उसी तरह कार्टेज पद्धति जो थी एक तरह से लाइसेंस ही थी, जिनके आधार पे व्यापार करने की अनुमति मिलती थी। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में अब क्या क्या परिवर्तन हुआ, अब समझने की जरूरत है। पुर्तगाली अगर हमारे यहाँ, अगर किसी हम नए लोगों से मिलते हैं तो हमारे यहाँ कुछ अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें कुछ परिवर्तन हमने भी पुर्तगालियों से सीखा। वह क्या था, आलू की खेती, टमाटर की खेती, तंबाकू की खेती। खेती में 3 नाम याद रखिए, आलू, टमाटर, तंबाकू। यह कोई ऐसा नया नाम नहीं जो आपने कभी नहीं सुना है जिंदगी में, बहुत बार सुना होगा, आपने देखा भी होगा। आलू खाते, टमाटर, सब घर में लोग खाना तो खाते ही हैं। इस तरह से ये पुर्तगालियों के आने से ही हम भारतीय सीख पाए हैं इसको। जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब की प्रिंटिंग प्रेस क्वेश्चन आता है। जहाज निर्माण किसके कारण, एक्चुअली याद रखिए पुर्तगालियों के आने से हमने कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। उसमें जहाज निर्माण भी, प्रिंटिंग प्रेस भी, आलू की खेती भी, तंबाकू की खेती भी, टमाटर की खेती भी, इस तरह की हमने उसमें सीख मिली थी हमें। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारण, आप समझ रहे हैं कि भाई इतनी सारी जानकारी अगर मिली तो उसके पतन क्यों हो गए भाई, धीरे धीरे, है ना। तो क्या हुआ, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, पतन के कारण एक नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। पहला क्या है, धार्मिक असहिष्णुता। धार्मिक असहिष्णुता जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ। धर्म के नाम पर लोगों में एकजुटता की कमी होने लगी धीरे धीरे। भारतीय व्यापारियों से संग लूटपाट, जो भारतीय व्यापारी है उनके साथ छीना झपटी, लूटपाट की भावना जो है यह उन्हें कमजोर कर दिया, पुर्तगालियों को यहाँ से भागने पर मजबूर किया। वैवाहिक नीति का विरोध, मराठों और मुगलों ने वैवाहिक नीतियों का विरोध किया। जिस तरह से आपने देखा कि अल्बुकर्क ने विवाह करने की पद्धति अपनाई थी, इस तरह से इसका विरोध भी हुआ। धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट और वैवाहिक नीति का विरोध, ये जो 3 मुख्य कारण थे पुर्तगालियों के पतन के, पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के 3 मुख्य कारण यही थे। अब बात आती है 1661 ईस्वी में, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी हो जाती है। कैथरीन, पुर्तगाली कैथरीन की शादी होती है, ब्रिटिश चार्ल्स द्वितीय की शादी, ब्रिटिश अंग्रेज के हैं, इनसे शादी हो जाती है। अब जब शादी होती है तो शादी में उसके बदले में कुछ लेने देने की व्यवस्था है, जिसको हम दहेज के नाम से जानते हैं। तो बंबई जो क्षेत्र था वह भारतीय क्षेत्र, बंबई को दहेज के रूप में दे दिया गया था, किसको, चार्ल्स द्वितीय को। आगे चल करके याद कर जाए, में जो चीज दहेज में ससुराल का संपत्ति हो गया, बंबई को दहेज में चार्ल्स द्वितीय को मिला। बाद में यह चीज जो 10 पाउंड पे उसको किराए पर दे दिया गया। इसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो कुल मिलाकर के अभी हमने इन 2 पार्ट को देखा है। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है और उनका क्रम क्या है, उनके कंपनी की स्थापना का क्रम क्या है, उनके द्वारा कोठी बनाने का क्रम क्या है, किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन चैप्टर से बनते हैं, इन तमाम चीजों के। अब पुर्तगालियों का जो क्रम था वह कैसे था, हमने 3 नाम बताए। अब हमारे पास डच हैं, अंग्रेज हैं और फ्रांस हैं। नहीं, इन तीनों का क्रम हम विधिवत रूप से समझेंगे। फिलहाल इस पार्ट में आप इनको एक बखूबी समझें। दिस इज द पार्ट 1 फॉर यूरोपियंस के लिए, जो आने का क्रम है उनके बारे में सीखा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला सेगमेंट है। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग। इसको देखते रहें, समझते रहें, और यह पार्ट 1 है। थैंक यू।